हेलो बच्चों, शिवाय एग्जाम मेकर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 की बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कार्बनिक रसायन, कार्बन और उसके यौगिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर क्योंकि इसमें से न केवल अभी आपको ये जो प्रश्न है वो काम आएंगे बल्कि आगे भी आपकी जो कक्षाएं हैं साइंस की उनमें ये काम आएंगे आपके रसायन विज्ञान में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, तो इनको समझते हैं क्योंकि इससे हमारे कार्बनिक रसायन के बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वे आबंध जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं क्या कहलाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस हैं विद्युत संयोजी आबंध, सह संयोजी आबंध, उप सह संयोजी आबंध और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा देखिए, यहां पर आपको एक बात बहुत जरूरी है समझनी कि जो आपका आबंध होते हैं, देखिए जैसे NaCl है, अगर मैं बात करती हूं NaCl की, ठीक है, तो NaCl एक विद्युत संयोजी आबंध है क्योंकि उसमें एक Na+ होता है और एक Cl- होता है। क्लियर? तो एक धनायन है, एक ऋणायन है, इसीलिए जब धनायन और ऋणायन के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, बात को समझना, साझेदारी नहीं हो रही है, आदान प्रदान, एक जैसे Na यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Cl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, इसीलिए ये विद्युत संयोजी आबंध है। तो साझेदारी तो हो नहीं रही इसमें, इसीलिए विद्युत संयोजी आबंध इसका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, मैं इसको हटा देती हूं। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें सह संयोजी आबंध, देखो सह संयोजी आबंध में क्या होता है, जैसे आप ले लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हमने दूसरा हाइड्रोजन लिया, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों ने आपस में मिलकर साझेदारी की और हाइड्रोजन ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम यहां पर बीच में रख लेते हैं अपने अपने। ठीक है, हमने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख लिया, अब जब मुझे जरूरत है मैं इनको दिखा दूं और जब तुम्हें जरूरत है तुम दिखा दो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन गया, एक साझेदारी से बन गया। ठीक है, केवल हाइड्रोजन नहीं, ऐसा हम कार्बन में भी करते हैं। ठीक है, तो कार्बन है वो भी ऐसे ही बंध बनाता है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे बनाता है। अगर हम मेथेन का एग्जांपल लेते हैं तो कार्बन क्या करता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हर चारों तरफ आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का भी एक एक है, ठीक है, तो हाइड्रोजन ने भी अपना एक एक, तो जब हाइड्रोजन को जरूरत हाइड्रोजन ने रख लिया अपने पास, और जब कार्बन को जरूरत है कार्बन ने इन चारों को हाइड्रोजन से ले लिए, तो ये क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है। तो इस तरह की जब साझेदारी होती है तो हम इसको कहते हैं सह संयोजी आबंध, और यहां पर हमारा इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सह संयोजी आबंध। अगर बात करते हैं उपसह संयोजी की, तो देखो बेटा उपसह संयोजी क्या होता है, वो इन दोनों का मिक्स ही समझ लीजिए। उपसह संयोजी बंध में सह संयोजी की तरह से ही साझेदारी होगी, लेकिन वो साझेदारी बेसिकली एक ही परमाणु की तरफ से होगी, दूसरा परमाणु लेगा। ठीक है, एक परमाणु देगा दूसरा लेगा, लेकिन वो साझेदारी वाला काम है, उधार दिया गया है। विद्युत संयोजी में Na ने दिया था पूरी तरह से, जब Na ने दिया था तो Na ने पूरी तरह से दे दिया था, इसीलिए तो प्लस चार्ज आया और Cl पे माइनस आया। लेकिन जब उपसह संयोजी बंध बनता है तो उसमें पूरी तरह से नहीं दिया जाता। जैसे C और O की मैं बात करती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है कि कार्बन, मैं इसमें मोनोऑक्साइड को दिखाती हूँ, देखो इनके बीच में क्या होता है, कार्बन के हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है भाई, और हमारा जो ऑक्सीजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमारे ऑक्सीजन को तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना पूरा करने के लिए अष्टक, तो उसने तो 6 अपने और 2 कार्बन से लेकर अपना अष्टक पूरा कर लिया। लेकिन कार्बन के पास क्योंकि चारों से 4 और चाहिए ना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसने 2 तो लिए ऑक्सीजन से, लेकिन 2 उसको और चाहिए थे, 2 एक्स्ट्रा और चाहिए थे अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो अष्टक है वो पूरा करने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने यहां से उसके एक जोड़े को उधार मांग लिया कि मुझे एक जोड़ा जो है अपना क्या दे दो, उधार दे दो। ठीक है, लेकिन वो उधारी ऐसी है कि जब जरूरत होगी इसको ऑक्सीजन अपने पास भी दिखा सकता है। इसका मतलब कार्बन ने उसके लिए तो है, लेकिन कार्बन
को वो वापस करने पड़ेंगे जब ऑक्सीजन को उसकी जरूरत होगी। तो अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाऊं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है सी के साथ O का, ठीक है। डबल बॉन्ड तो आते ही है, डबल बॉन्ड के साथ हमारा एक जो है ऑक्सीजन की तरफ से कार्बन की तरफ हमें एक एरो मिलता है, ठीक है। एक एरो मिलता है जो ये दिखाता है कि ऑक्सीजन ने कार्बन को एक जोड़ा, एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का दिया है, ठीक है। और इस तरह का जब उधारी वाला काम होता है तो वो कहलाता है उपसंयोजी बंध। तो वो भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहां साझेदारी प्रॉपर वे में नहीं है, यहां एक दूसरे को साझेदारी कर रहे हैं, लेकिन दोनों परमाणु बराबर इलेक्ट्रॉन्स का साझा नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारा जो वास्तव में सही ऑप्शन इसमें माना जाएगा अभी, तो वो कौन सा माना जाएगा? सहसंयोजी आबंध माना जाएगा। मुझे लगता है आपको ये अब क्लियर हो गया होगा ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजी आबंध है? निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजी आबंध है? तो जरा ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया, अभी आपको समझाया कि सहसंयोजी आबंध का क्या मतलब है, जहां पे साझेदारी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। जब हम बात करते हैं MgCl2 की, तो बेटा जी MgCl2 में क्या होगा? Mg, ठीक है, और एक Cl इधर है, एक Cl इधर है। Mg के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये भी पता है आपको कि Cl के पास कितने? 1 2, है ना, 1 2 3। चलिए मैं कलर दूसरा लूं ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। तो एक हमने ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 हो गए, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे इसमें जो है हमारा हुआ, इसमें अगर हम बनाते हैं तो इसमें कितने हुए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसको एक दिया किसने? Mg ने एक इधर दिया Cl को और एक इधर दिया, तो Mg पर क्या हो गए? 2 प्लस हो गए, और Cl के ऊपर क्या हुआ? 1 माइनस हुआ, दोनों Cl पे 1 1 माइनस हुआ, तो बना MgCl2। तो ये कौन सा बंध बना था बेटा? ये बना हमारा सहसंयोजी बंध नहीं है, ये विद्युत संयोजी बंध है, इसीलिए हम इसको सही नहीं मानेंगे, यानी हमारा ये सहसंयोजी आबंध नहीं है। इसी तरह अगर NaCl तो आपको पता ही है कि Na प्लस और Cl माइनस, तो प्लस माइनस जहां चल रहा है धनायन और ऋणायन बन रहे हैं, ठीक है, एनायन और कैटायन बन रहे हैं, तो वहां सहसंयोजी बंध का तो मतलब ही नहीं है। अगर Na2SO4 की बात करें तो वहां भी नहीं होगा, क्योंकि Na2SO4 में भी Na पर हमारे 1 प्लस होता है ना, 2 Na है, 1 1 प्लस दोनों Na पे होगा, और SO4 पे 2 माइनस होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन? C2H6। C2H6 जो है इसमें हमारा सहसंयोजी आबंध होगा, क्योंकि C2H6 में क्या होता है? 1 C 2 C, और ये आपस में किससे जुड़ रहे हैं? चारों तरफ से H से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा C2H6 बन गया। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो सहसंयोजी आबंध किसमें है? C2H6 में सहसंयोजी आबंध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सहसंयोजी यौगिक बहुधा विलेय होते हैं। सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो किसमें ज्यादा विलेय होते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुधा अधिक विलेय किसमें होते हैं। देखिए, विलेय वो जो है जल में कोई आपका सहसंयोजी यौगिक होगा जो कि जल में भी विलेय होगा, लेकिन अल्प विलेय होगा। अल्प मतलब थोड़ी सी मात्रा उसकी घुल सकती है, ठीक है। जैसे शराब में बहुत थोड़ी मात्रा उसकी पानी में घुल जाती है, लेकिन फिर भी अगर हम बहुधा की बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा किसमें घुलते हैं, तो वो है कार्बनिक विलायक, ठीक है। कार्बनिक विलायक इन्हें कहते हैं जो कि कार्बनिक कंपाउंड से ही बने हैं, कार्बनिक यौगिकों से ही बने हैं, हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं, जैसे पेट्रोल, जैसे मिट्टी का तेल, जैसे डीजल, ये आपके बेंजीन है ना, C6H6 बेंजीन होती है, तो ईथर आपका ये भी एक कार्बनिक विलायक है, अल्कोहल ये भी आपका कार्बनिक विलायक है। तो इन कार्बनिक विलायकों में सहसंयोजी यौगिक आसानी से घुल जाते हैं। तो आपने देखा है ना कि जैसे नेल पेंट होता है, तो ये एक कार्बनिक यौगिक है नेल पेंट,
तो वो आसानी से नेल पेंट रिमूवर आता है ना आपका, तो वो स्पिरिट टाइप का होता है ना, तो उसमें घुल जाता है। लेकिन पानी से अगर हम उसे हटाने की कोशिश करें तो नहीं हटता है, तो क्योंकि वो पानी में विलेय नहीं है, जल में विलेय नहीं है, कार्बनिक विलायकों में विलेय है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है भाई, यहां पर ये क्लियर हो गया। तो सहसंयोजी यौगिक किस में विलेय होंगे? कार्बनिक विलायकों में विलेय होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक विद्युत संयोजी यौगिकों की अपेक्षा कैसे होते हैं? देखो बेटा, सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं बॉन्डिंग से, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से। और बेटा जी, जहां पार्टनरशिप होती है, जहां साझेदारी होती है, तो वो साझेदारी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती। जरा सी कोई बस आपका टेम्परेचर हाई हुआ और पार्टनरशिप टूट जाती है ना। तो हम दोस्ती बनाते हैं ना, जैसे पार्टनरशिप करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो हम लोग अक्सर क्या होता है कि जरा सी हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई भी टेम्परेचर हाई हुआ किसी का, और हम वो अपनी दोस्ती तोड़ देते हैं ना। तो ऐसे सहसंयोजी यौगिक है, उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। बात समझ आ रही है? कैसे होते हैं? बहुत कम होते हैं। कम क्यों होते हैं? विद्युत संयोजी यौगिकों में बॉन्डिंग नहीं है, साझेदारी नहीं है। एक ने हमेशा के लिए दे दिया है, एक ने हमेशा के लिए ले लिया है। ठीक है, तो जब एक ने दे दिया तो उसे देने के बाद वो टेंशन फ्री है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है देने से, और जो लेने वाला है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है लेने से। तो इसलिए विद्युत संयोजी जहां बात आएगी, उनके गलनांक क्वथनांक ज्यादा होंगे, बहुत उच्च होंगे, वो आसानी से पिघलेंगे नहीं। जबकि सहसंयोजी यौगिक आसानी से पिघल भी जाएंगे, आसानी से उबल भी जाएंगे। तो आपने देखा पेट्रोल तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही उड़ जाता है ना, भाप बन जाता है। तो सहसंयोजी यौगिकों के जो क्वथनांक और गलनांक है वो क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सहसंयोजी यौगिक का गुण है। निम्न में से सहसंयोजी यौगिक का कौन सा गुण है? देखिए ऑप्शंस को बड़े ध्यान से समझिएगा। आयन रूप में रह सकता है सहसंयोजी यौगिक, साधारणतः पानी में घुलनशील है, विद्युत का चालक है, क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूं, आयन रूप में रह सकता है, तो सहसंयोजी कभी आयन रूप में नहीं रह सकता। आयन रूप में केवल वो यौगिक रह सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएं या लिए जाएं। ठीक है, साझा करने वाले कभी भी यौगिक आयन रूप में नहीं होंगे, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स तो उनके आसपास हैं। ठीक है, बीच में रखे हैं, बस इतनी सी बात है, दिया नहीं है उन्होंने, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा नहीं है, तो उनपे प्लस चार्ज क्यों आएगा? और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं किया तो माइनस चार्ज क्यों आएगा? इसीलिए सहसंयोजी यौगिक कभी भी आयन रूप में नहीं रहेंगे। दूसरी चीज, पानी में घुलनशील, अभी बताया पहले, इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि पानी में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, अगर होंगे भी तो बहुत अल्प विलेय होते, बहुत कम विलेय होते हैं। पर पानी में घुलनशील हम कहें साधारणतः आराम से पानी में घुल जाएंगे? नो। आपने देखा मिट्टी का तेल भी पानी में नहीं घुलता, ऊपर ही ऊपर तैरता है। ठीक है, तो ये नहीं घुलेंगे। ठीक, विद्युत के सुचालक होते हैं? नहीं होते बेटा, विद्युत के सुचालक भी नहीं होते हैं ये, है ना। इनमें विद्युत का आसानी से प्रवाह नहीं होगा। अच्छा, क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं? बिल्कुल, क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। अभी हमने इससे पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि सहसंयोजी यौगिक बॉन्डिंग्स होती हैं, इनके बीच साझेदारी होती है, तो ये आसानी से उबल भी जाएंगे, आसानी से गल भी जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोगी उत्प्रेरक है। तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा यौगिक जो है वो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है? तो बेटा जी, यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, निकेल। निकेल वो हमारा तत्व होता है। देखिए पहली बात, उत्प्रेरक किन्हें कहते हैं? ये इसमें आधा त और आएगा बेटा, है ना। उत्प्रेरक, इसको लिखते हैं हम उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक कैटलिस्ट कहलाते हैं इंग्लिश में। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो अभिक्रिया जो है उसकी गति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले जो भी तत्व होंगे या यौगिक होंगे उनको हम उत्प्रेरक कहते हैं। और घटा भी सकते हैं, मतलब अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं, तेज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब जो तेज कर देते हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक हैं, जो कम कर देते हैं वो ऋणात्मक उत्प्रेरक हैं।
तो यहाँ पर वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण की जब बात आएगी तो वो काम करता है निकेल। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन पर क्लोरीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्नलिखित की उपस्थिति में होती है। देखिए यहाँ पर मेथेन कौन सी गैस होती है? मेथेन गैस होती है CH4। ठीक है, मेथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। और CH4 जब क्लोरीन से क्रिया करती है, Cl2 से क्रिया करती है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है हमारा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमारी जो मेथेन है इसमें से एक H निकल जाता है और यहाँ CH3Cl मिलता है और साथ में हमें HCl मिलता है। दूसरी बार जब रिएक्शन होगी तो हमारा CH3Cl जो है इसमें से जब दोबारा हम Cl2 की रिएक्शन करेंगे तो फिर से हमारा एक Cl निकल जाएगा और CH2Cl2 हमको मिलेगा और एक HCl साथ में मिलेगा। ऐसे ही करते करते हम इसका एक H और हटा देंगे, फिर एक H और हटाएंगे और फाइनली हमको मिलता है CCl4। इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है 4 और यहाँ पर 4 क्लोरीन आ गई हैं, इसीलिए हम इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। आगे समझ में? खैर, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो अभिक्रिया है ये किसकी उपस्थिति में होती है? तो बेटा ये होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, इसीलिए इसे हम प्रकाश अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बेटा प्राकृतिक गैस होती है CNG। आप लोग सुनते हैं ना, तो CNG का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा। ठीक है, CNG क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड। ठीक है, कंप्रेस्ड मीन्स उसको हमने प्रेशर लगाकर एक सिलेंडर में भरा हुआ है तो कंप्रेस किया हुआ है उसको। ठीक है, उसको संपीड़ित किया हुआ है, संपीड़ित है वो। और नेचुरल यानी प्राकृतिक और गैस। ठीक है, तो CNG जो होती है इसमें हमारा मुख्य अवयव कौन सा होता है? नेचुरल गैस में तो मुख्य अवयव होता है मीथेन। क्लियर हो गया? प्राकृतिक गैस का जो सबसे प्रमुख अवयव होता है वो होती है मीथेन गैस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बनिक यौगिक, ये 9th क्वेश्चन है। कार्बनिक यौगिक दहन करने पर स्वच्छ ज्वाला के साथ जलता है, तो कौन सा होगा वो यौगिक? देखिए बेटा, कार्बनिक यौगिकों में मैंने आपको वर्गीकरण समझाया हुआ है। वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक संतृप्त होते हैं, एक असंतृप्त होते हैं। एक होते हैं आपके संतृप्त, ठीक है, और एक होते हैं आपके असंतृप्त। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा नॉर्मल वे में होता है। दूसरा जो मैंने बताया था वो बताया था खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले। ठीक है, तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि दूसरे तरीके से हमारा जो होता है वो होता है, एक होता है खुली श्रृंखला वाले जिनको हम एलिफेटिक कहते हैं, जिनमें श्रृंखला कैसी है? खुली है। और दूसरे होते हैं हमारे साइक्लिक या चक्रीय। और जो चक्रीय होते हैं ये चक्रीय 2 तरह के होते हैं, समचक्रीय है ना, और एक विषम चक्रीय। ठीक है, विषम चक्रीय। और सम वाले जो हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एरोमेटिक और एक होते हैं एलिसाइक्लिक। याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से, आपको रिवीजन हो रहा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। एक होते हैं एलिसाइक्लिक। अब इसमें जो है बेटा एरोमेटिक धुआं देते हैं, जबकि एलिसाइक्लिक बिल्कुल भी धुआं नहीं देते। बात समझ में आ रही है? तो यहां स्वच्छ ज्वाला के साथ कौन जलते हैं? एलिसाइक्लिक जलते हैं। उपरोक्त सभी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एरोमेटिक नहीं जलते। ठीक है, एलिफेटिक भी स्वच्छ ज्वाला से जलते हैं हालांकि, ठीक है, स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं एलिफेटिक भी। फिर भी एलिफेटिक्स में थोड़ा बहुत हमें मिल सकता है, लेकिन एलिसाइक्लिक तो हमें बिल्कुल अच्छे से जलेंगे बिना किसी धुएं के साथ। ठीक है, तो एरोमेटिक जो है वो धुआं देते हैं। और एरोमेटिक का एग्जांपल है C6H6 जिसे हम बेंजीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि एलिफेटिक और एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में क्या डिफरेंस रहेगा। क्लियर?
तो एलिफेटिक संतृप्त है, एरोमेटिक आपके जो हैं वो चक्रीय यौगिक हैं, एलिसाइक्लिक भी चक्रीय यौगिक है, लेकिन इनमें एलिसाइक्लिक जो है वो कैसा है, जो हमारा स्वच्छ ज्वाला के साथ जलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर कितना होता है? तो आप जानती हैं कि आप सब ने ये देखा हुआ है कि जो हमारे CH4 ये अगर पहला कंपाउंड है तो इसके बाद अगला कंपाउंड आता है C2H6। जितने भी एल्केन है आपने पढ़े हैं, C3 तो H कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। आप डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों में, CH2 का। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह दूसरा कोई और लेना चाहूं, ये तो मैंने एल्केन लिए, एल्केन की जगह मैंने एल्कीन ले ली, तो अगर मैं एल्कीन की बात करती हूं तो भी क्या होता है हमारा, एल्कीन में C2H4 से स्टार्ट होता है, एथिलीन है ना, और इसके बाद जब अगला आता है तो C3H क्या आता है, 6। ठीक है, फिर C4H कितना आता है, 8। तो आप देख रहे हैं यहां पर आपका अंतर जो आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो CH2 का ही है। सही है। अगर हम एल्कीन की जगह एल्काइन की बात करते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले की बात करते हैं, तो C2H2 हमारा पहला कंपाउंड होता है, एसिटिलीन। इसके बाद अगर हम C3 की बात करते हैं तो C3 आती है हमारी H4 के साथ, और अगर हम इसके बाद बात करते हैं C4 तो C4 आता है H6 के साथ। ठीक है, यानी यहां भी आपको CH2 का डिफरेंस दिखाई देता है। तो अगर हम इनसे देखें तो हमें डिफरेंस कितने का मिल रहा है, हर बार सजातीय श्रेणी में कितने का डिफरेंस मिल रहा है, तो सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है CH2, ना तो CH होगा ना CH4 होगा। ठीक है, क्या होगा, CH2 होगा। सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य अंतर CH2 होता है। अब आता है कि C2H2 का IUPAC नाम क्या है। तो देखिए C2H2 का IUPAC नाम क्या है, मेथेन, एथाइन, एथेन या एथिलीन। तो बेटा जी C2H2 क्या होता है हमारा, इसको ध्यान से समझिए, ये है C2H2। ठीक है, C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां H और यहां H, इस तरह से इसकी रचना है। तो यहां क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, त्रिबंध आ रहा है। त्रिबंध में हम क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, आयन लगाते हैं। और क्योंकि दो कार्बन है तो एथ कहलाएगा। अब एथ और आयन अगर आपस में जुड़ेंगे तो एथ और आयन मिलकर क्या बनाएंगे, एथाइन। क्या बना देंगे, एथाइन। इसीलिए C2H2 का जो IUPAC नाम होगा वो होगा एथाइन। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एथेनॉल के एथेनॉइक अम्ल में ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीकारक होता है। देखिए एथेनॉल हमारा जो है वो क्या होता है, C2H5OH, ये होता है हमारा एथेनॉल। और एथेनॉल से हम क्या ले रहे हैं, एथेनॉल से हम ले रहे हैं CH3COOH। कैसे मिलता है, तो मिलने का तरीका क्या है, मिलने का तरीका हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो CH3CH2OH यही है ना, C2H5OH, और इसमें जब हमारा O मिलता है, ठीक है, तो हमारा यहां से ये जो CH3, ठीक है, CH3COOH हमको मिल जाएगा, और साथ में वाटर, पानी हमको मिल जाता है। दो O के साथ अगर हम करते हैं, लेकिन ये O आते कहां से हैं, तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये आपने पढ़ा हुआ है। कहां से आते हैं ये O, ये हमें KMNO4 से मिलते हैं। जब KMNO4 हमारा अम्लीय क्षारीय अवस्था में, ठीक है, या तो H2SO4 के साथ करेगा या KOH के साथ करेगा, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो विमुक्त होती है। तो अम्लीय स्थिति में कैसे बनेगा, अम्लीय स्थिति में KMNO4 जो है हमारा वो H2SO4 से रिएक्शन करता है, तो 3H2SO4 से करता है, और 3H2SO4 से करके एक तो देता है K2SO4 और दूसरा देता है हमारा MnSO4। ठीक है, याद आ रहा है ना, प्लस दे रहा है 3H2O और प्लस दे रहा है 5O। ठीक है, तो ये मिले O,
नवजात ऑक्सीजन, तो वही नवजात ऑक्सीजन एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी तरीके से हमारी रिएक्शन जो होती है वो KMnO4 के साथ क्षारीय क्रम में होती है। ये तो अम्ल के साथ थी H2SO4, है ना। अगर क्षारीय क्रम में होगी तो ये KOH के साथ होगी, ठीक है। क्षारीय होगी तो KOH के साथ होगी, और जब ये KOH के साथ होती है तो यहां पर हमारा KMnO4 के साथ बन जाएगा K2MnO4, K2MnO4, ठीक है। प्लस यहां पे K2MnO4 चला जाएगा आपका, और यहां पर आपका आ जाएगा, देखिए यहां से, ठीक है। तो ये बन जाएगा H2O और प्लस O, ठीक है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन बनती है। तो इसमें हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, 2K2 कर लेंगे, तो यहां से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस होकर आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे भी O मिला हमको, और ये जो O मिला ये भी हमारा एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो क्षारीय KMnO4 भी हो सकता है, अम्लीय KMnO4 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन विरंजक चूर्ण से ऐसी रिएक्शन नहीं मिलेगी। हालांकि विरंजक चूर्ण से भी हमको O मिलता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी हमें O मिलता है, लेकिन एथेनॉल से एथेनोइक जो मिलता है हमको वो KMnO4 से मिलता है। चलिए आगे, 13th नंबर क्वेश्चन है हमारा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध पाए जाते हैं, केवल एक बंध पाए जाते हैं, चतुष्फलकीय होते हैं, या इनके बंध मध्य जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब यहां पर वो कह रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले समझो कि किसकी बात हो रही है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। असंतृप्त कौन होते हैं? जिनमें द्विबंध पाए जाते हैं या त्रिबंध पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए चतुष्फलक होते हैं, 4 फलक होते हैं भाई, ये तो 4 फलक होते ही हैं, सभी में होते हैं। वो हाइड्रोकार्बन में नहीं होते, वो कार्बन में होते हैं। जो चतुष्फलक होते हैं वो किसमें होते हैं? कार्बन में, उसकी 4 वैलेंसी होती है ना। अच्छा, कार्बन कार्बन के मध्य कोण जो है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो बेटा जी 109 डिग्री 28 मिनट का कार्बन की 2 संयोजकताओं के बीच कोण होता है, बंध का कोण नहीं है, समझ रहे हैं। तो 109 डिग्री 28 मिनट कार्बन की संयोजकताओं का कोण है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। केवल एक बंध पाया जाता है, बिल्कुल नहीं, एक बंध नहीं पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? द्विबंध पाया जाएगा। और केवल द्विबंध नहीं, त्रिबंध भी पाया जा सकता है, बट यहाँ ऑप्शन केवल द्विबंध का दिया है तो हम द्विबंध पे टिक कर रहे हैं। अगर द्विबंध और त्रिबंध कहा जाएगा तो उस पे होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ 2 ऑप्शन दिए जाए आपको और 2 ऑप्शन करेक्ट हो और आपसे ऑप्शन एक ही मांगा जा रहा है सही, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लेना इसकी, है ना। तो यहां पर आएगा द्विबंध पाए जाते हैं, क्योंकि इन ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन बैठ रहा है वो यही बैठ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में अल्कोहलीय समूह उपस्थित है? ठीक है, निम्न में से किस यौगिक में अल्कोहलीय समूह उपस्थित है? तो अल्कोहल बताओ क्या होता है अल्कोहल? अल्कोहल में कौन सा समूह होता है क्रियात्मक? अल्कोहल में क्रियात्मक समूह होता है OH, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में हमारा क्रियात्मक समूह क्या है? COOH। देखिए OH दिख तो रहा है बट वो साथ में किसके है? CO के साथ। तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। ठीक भाई, क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगर हम कहें कि हमारा दूसरा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें वो कह रहे हैं CHO-CH3। देखिए यहां देखेंगे आप तो ये क्या दिखाई दे रहा है? ये दिख रहा है CH3CHO, उन्होंने घुमा के बना दिया है। और CHO ग्रुप जो होता है ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड है ये, यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है भाई। फिर HOH तो पानी ही है ना, H2O, तो वो भी नहीं है क्योंकि वो तो अल्कोहल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अल्कोहल जो है वो कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो ऐसे अगर NaOH और KOH और इनकी बात हो रही हो तो ये क्षार हैं, लेकिन अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल कार्बनिक यौगिक हैं, तो यहां पर सही ऑप्शन होगा CH3CH2OH। ये हमारा अल्कोहल है। और इस अल्कोहल का नाम बताइए जल्दी से, मुझे कमेंट में लिखिएगा कि इसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सजातीय युग्म है, इनमें से कौन सा है जो सजातीय युग्म है? सजातीय युग्म मैंने अभी समझाया, जिनमें कितने का डिफरेंस होगा?
जिनमें सजातीय युग्म वो होंगे जिनमें CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है, और वो एक जैसे ही समूह के होंगे, क्रियात्मक समूह उनका एक जैसा होगा, ठीक है भाई। तो यहां पर देखो जल्दी से कौन से हैं ऐसे, CH4 C2H4, क्या ये हैं? देखिए इसमें H4 आ रहा है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते क्योंकि CH2 का डिफरेंस तो नहीं मिलेगा इनमें। अब देखिए HCHO और CH3CHO, ठीक है, हाँ जी ये तो दिख रहा है मुझे क्योंकि इसमें CH2 का डिफरेंस दिख रहा है ना, इसमें अकेला H है, इसमें CH3 है, तो CH2 का डिफरेंस है और CHO एक जैसा ग्रुप है, तो ये है। इसके बाद तीसरा देखते हैं C2H5OH CH3OH, C2H5OH और CH3OH, हाँ जी ये भी मिल रहा है हमको तो। फिर इसके बाद में देखते हैं C2H5O C2H5 है, एक CH3CO CH3 है। देखिए एक में अकेला O है और एक में CO है, तो ये तो कीटोन है और ये ईथर है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों का तो क्रियात्मक समूह ही डिफरेंट है, तो ये श्रेणी एक ही क्रियात्मक समूह की श्रेणी नहीं है। यानी ऑप्शन कौन से सही बैठे? सेकंड एंड थर्ड। तो जल्दी से देखो, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड एंड फोर्थ ये नहीं हो सकता। थर्ड एंड फोर्थ नहीं हो सकता, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा? डी ऑप्शन ठीक बैठेगा, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एसीटोन का IUPAC नाम है। तो एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है? देखो एसीटोन किसे कहते हैं, ठीक है, एसीटोन होता है CH3, ठीक है, CH3COCH3, ठीक है। तो CH3COCH3 ये है कीटोन ग्रुप से। कौन से ग्रुप से है? कीटोन। अब इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, आपको 3 कार्बन मिल रहे हैं, यानी प्रोप से शुरू हो रहा है। और कीटोन में क्या आता है? एल्केन के साथ में ओन लग जाएगा, एल्केन के साथ में ओन लग जाएगा, तो आपने एल्केनोन कहना है। तो यहां 3 कार्बन है तो नाम हुआ प्रोपेनोन। क्या नाम हुआ? प्रोपेनोन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन, देखिए इनमें से कौन है एल्काइन? एल्काइन वो होगा जिसमें आयन आ रहा है ना, आयन पीछे देख रहे हो ना, इसमें आयन आ रहा है, एल्काइन। तो पीछे आयन किसमें आता है? जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। CH4 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, CH4 में दोनों ऐसे करके हमारे हाइड्रोजन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा ना, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये सही नहीं है ऑप्शन हमारा, ठीक है। अब C2H4 का देखो, C2H4 कैसे बनेगा? 2 C बनेंगे और हमारे H बनाने हैं हमें 2 इधर और 2 इधर। तो अगर हम यहाँ H लगाते हैं, यहाँ H लगाते हैं, यहाँ H लगाते हैं, यहाँ H लगाते हैं, तो भैया अभी ये तो कार्बन के 3 ही बने ना, तो हमें एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो है बट ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला देखें, C2H6। ओके, C2H6 क्या होगा? C एक 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 एक, तो चारों तरफ से H आ गया, ठीक है, तो 2 कार्बन हो गए, चारों तरफ से H आ गया, 6 H हो गए, C2H6 बन गया। बट क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब हम C2H2, ये मैंने पहले भी बनाई थी अभी फिगर, C ट्रिपल बॉन्ड C, एक तरफ H एक तरफ H, सही है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, यानी एल्काइन का सूत्र C2H2 माना जाएगा। 18वां क्वेश्चन है आपका, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। साइक्लोप्रोपेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले तो यहाँ वैसे तो इसकी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, इसका जो एटम जो स्ट्रक्चर है आपका, बॉन्ड स्ट्रक्चर, वो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपका प्रोपेन है यहीं से समझ में आ रहा है कि प्रोपेन के मतलब कितने कार्बन हो गए? 3, ठीक है, तो 3 ऑप्शन यहाँ सही होना चाहिए। फिर भी मैं आपको साइक्लोप्रोपेन दिखाती हूँ कि साइक्लोप्रोपेन कैसा होता है। तो साइक्लोप्रोपेन इस तरीके से हमारे 3 कार्बन आपस में साइकिल बना रहे हैं, ठीक है, चक्र बना रहे हैं, और उनके साथ 2-2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा साइक्लो जो है प्रोपेन कहलाता है। क्लियर हो गया? इसको कहते हैं हम साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर का, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। इनमें से कौन सा यौगिक है जो असंतृप्त है? असंतृप्त का मतलब क्या हुआ? असंतृप्त यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा। संतृप्त यौगिक में कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता।
तो यहां पर अगर हम देखें ध्यान से, तो यहां हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस में आ रहा है भाई, देखो ध्यान से, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, क्या इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है? आता है डबल बॉन्ड। मैं अगर बताऊं तो O और H के बीच में आता है, कार्बन के साथ नहीं आता, इसीलिए ये असंतृप्त यौगिक नहीं है। आएगा तो सही डबल बॉन्ड, लेकिन O का आएगा, है ना। और O का डबल बॉन्ड जो है हमें नहीं देखना है, हमको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त यौगिक मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक, तो यहां पर भी है, लेकिन कार्बन का डबल बॉन्ड किसके साथ है? O के साथ है। ठीक है, दिख रहा है ना, कार्बन का डबल बॉन्ड किसके साथ है? O के साथ है। तो ये भी हमारा असंतृप्त यौगिक की श्रेणी में नहीं कहलाएगा। फिर यहां देखिए, यहां पे हमारा जो है ये इस नीचे वाले में भी नहीं है ना, और जो ऊपर वाला है इसमें आप देख रहे हैं कि यहां आपका कार्बन का डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। तो यहां हम मानेंगे असंतृप्त यौगिक। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। और ये तो हमारा यौगिक का ही फॉर्म ठीक नहीं है, तो हम इसको तो बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देंगे। यहां ये भी देखना कि कई बार आपका कार्बन का फॉर्म ही ठीक नहीं होगा। फॉर्म, अब मैंने कैसे पहचाना कि ये फॉर्म ठीक नहीं है? इसलिए कि हमारे कार्बन की 3 वैलेंसी होनी चाहिए। अगर हम CH3CCH कह रहे हैं तो यहां हमारे 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है। तो यहाँ पे इसके तो हमारे चारों संयोजकताएं पूरी हो रही हैं H के साथ, ठीक है। यहाँ जैसे मैं दिखाऊं अगर आपको, तो यहाँ पे भी H आ रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे भी H आ रहा है, यहाँ भी H आ रहा है, यहाँ भी H आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस वाले कार्बन के साथ कोई नहीं है और इसके साथ एक ही H है। तो इनकी कितनी वैलेंसी हुई? इसकी 2 ही वैलेंसी बनी, 1 2 दोनों तरफ, है ना। और इसकी भी 1 2, तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी नहीं है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट नहीं है। तो इसको तो पहले ही नजर में आपको कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एथेन में उपस्थित होते हैं, एथेन में कौन उपस्थित होते हैं? अच्छा, कितने बंध हमारे उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से गिनते हैं हम कितने बंध उपस्थित होते हैं। एथेन C2H6, देखो यहां आपको ऑप्शन में लिखा मिल गया है क्वेश्चन में C2H6, लेकिन आपको याद होना चाहिए, कई बार लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको लिखा मिल जाए, आपको याद रखना है कि एथेन C2H6 को ही कहते हैं, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड, वो C सिंगल बॉन्ड C, और यहां से हमने तीनों इसके इस तरह से तीनों तरफ से ले ली हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्म किसका? बॉन्ड स्ट्रक्चर है एथेन का। अब देखो यहाँ कितने बंध टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमें 7 बॉन्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। क्लियर? तो यहाँ सहयोजी बंध कितने हैं? 7। आ गया समझ में? कोई दिक्कत समझ में आया ना? तो ये है हमारे 20 प्रश्न जो आपको समझने थे, ठीक है। आज मैंने आपको समझाए हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी भी इनमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, समझाऊंगी, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, या फिर इसी से मिलते जुलते ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 20 क्वेश्चंस इसी तरह से हल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।